कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। सुबह सौम्या और किंग एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी वहां पर चिड़ियों की चहचहाट की आवाज से सौम्या की नींद खुलने लगते हैं और आंखें खोलते ही वह अपने सामने किंग के चेहरे को देखते हैं और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दोनों इस पर एक ही कंबल में सो रहे थे और दोनों ने ही कुछ भी नहीं पहना हुआ था। सौम्या वैसे ही थोड़ी देर तक किंग के चेहरे को देखती रहती है। तभी उसका ध्यान फिर से चिड़िया की आवाज से टूटा, पर से उसने आसपास देखा तो सुबह तो हो चुके थे लेकिन अभी तक उजाला अच्छे से नहीं हुआ था। वो जल्दी से साइड में पड़े अपने कपड़ों को उठती है और उन्हें पहन लेती है। उसके बाद वह पर्दों को हटाकर बिस्तर से बाहर निकलती है और अपने चारों ओर का नजारा देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, क्योंकि सामने पहाड़ों के बीच में से सूरज उगता हुआ उसे दिखाई दे रहा था। साथ ही सामने वाले पहाड़ी से एक झरना बना हुआ था जो कि उसे साफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त वो जी पहाड़ी पर थे। उसे पहाड़ी और सामने वाली पहाड़ी के बीच में बादल काफी नीचे आए हुए थे जो कि उसे वहां पर खड़े होते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर सामने का नजारा इतना प्यार और दिल को छू जाने वाला था कि सौम्या सामने से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। हालांकि स्लीवलेस ड्रेस पहनने के वजह से और सुबह होने के वजह से उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन वैसे ही खड़े होते हुए वह अपने हाथों को रगड़कर सामने का नजारा देखने में ही बिजी थी। अभी वो सामने अच्छी रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर एक कोट गया है। ऑब्वियसली यह किंग के अलावा और कौन हो सकता था, जिसे महसूस कर सौम्या तुरंत पीछे पलटी है और किंग को देखते हुए कहती है, आदि देखो ना कितना खूबसूरत नजारा है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। किंग सौम्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, सही कहा, काफी खूबसूरत है। जैसे सौम्या किंग की ओर देखते हैं तो पाती है कि किंग सामने नहीं बल्कि उसी की ओर देख रहा है, तो वह उसका चेहरा सामने की सीन की तरफ करती है और कहती है, इधर नहीं उधर, उधर देखो, मैं उसे नजारे की बात कर रही हूँ, देखो ना आदि कितना सुंदर दिख रहा है। काश हमारा घर यहाँ पर होता और मैं हर सुबह ऐसे ही नजारे को देख पाती। किंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी ख्वाहिश को सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह सौम्या को पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तुम्हारी अगर यही ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। सौम्या चाहते हुए उसकी ओर पलटी है और कहती है, क्या सच में ये सच हो सकता है? किंग, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता मेरी क्वीन, कोई मेरे सामने अपनी कोई ख्वाहिश रखे और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद सुनते ही सामने उसके गले लग जाती है। उसके बाद कैंसर में से कहता है, चाय पीनी है? सौम्या, हाँ मेरा बहुत मन है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे पिएंगे? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और नहीं चाय बनाने का सामान है। किंग, बस 5 मिनट तो तुम्हारे लिए चाय अभी बन जाएगी। इतना कहते ही किंग वहां से हटता है और वही साइड में बने एक ऑटोमेटिक हॉट वाटर बॉटल को लेकर उसमें पानी डालता है और उसमें लगे बटन को ऑन कर देता है, जिसके पानी अगले 1 मिनट में ही उबल जाता है। उसके बाद किंग उसे पानी को 2 कप में डालता है और उसमें हर्बल टी बैग डालता है और उसे सौम्या के पास ले आता है। 1 कप खुद लेता है और दूसरा कप सौम्या को देता है। वही सौम्या तो उसे बस आश्चर्य से ही देख रहे थे। किचन में सारी तैयारी पहले से ही करके रखी हुई है। तभी सौम्या के दिमाग में कुछ आता है और वो किंग की ओर देखते हुए कहती है, ये तो ठीक है लेकिन आदि मुझे बहुत भूख लगी है। बोलते हुए वो अपने चेहरे पर दुनिया भर के मासूमियत ले आती है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी जिसमें उसकी शैतानी साफ नजर आ रही थी और किंग भी उसे समझ रहा था। तभी कहीं अपने जेब से फोन निकलता है और उसमें कुछ मैसेज किसी को भेजता है और सौम्या को देखते हुए कहता है, का कोर्स जान, मैं अभी कहा ना कि मेरे को इनको डिमांड करे और वह मैं पूरा ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस तुम चाय पियो, ब्रेकफास्ट भी अभी आ जाएगा। क्योंकि बात सुनकर सौम्या को अब उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था जिसको किंग ने अभी मैसेज भेजा था।
कि क्यों उसने ऐसा बोला। अब सामने वाले को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा होगा इतनी सुबह सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। खैर होकर भी कह सकते थे तो वो वापस से बैठकर पर्दों को साइड कर देती हैं और आराम से अपनी चाय को एंजॉय करने लगती हैं। किंग भी उसके ही बगल में बैठ जाता है। वह चाय पीते पीते एक तक सौम्या को ही देख रहा होता है, जिसका एहसास सौम्या को भी हो रहा होता है। जब वह देखी है कि किंग उसे पर से अपनी नजर नहीं जाता रहा है तो वह चढ़ते हुए किंग को घूरते हुए कहती है, क्या है आदि, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? किंग, तुम्हें नहीं देखूं तो और किस देखूं? सौम्या, अरे सामने देखो कितना खूबसूरत नजारा है, ऐसे मुझे मत घूरते हुए देखो। किंग, क्यों? जब मेरे सामने मेरी इतनी खूबसूरत वाइफ बैठी है तो मैं उसे छोड़कर कहीं और कैसे देख सकता हूँ? किंग की बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब तक उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी और साथ ही किंग के भी। वो अपने कप को साइड में रखकर किंग के गले लगाकर वैसे ही वहां पर लेट जाती हैं। अभी दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि तभी किंग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते ही किंग भी उसका रिप्लाई करता है। उसके बाद अपना फोन वापस से अपनी पॉकेट में डाल देता है। थोड़ी देर में वहां पर 2 गार्ड आते हैं और वो उनका ब्रेकफास्ट बेड में ही अरेंज करके बिना कुछ बोले वापस से चले जाते हैं। सौम्या जब अपने सामने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट देखी है तो वो किंग को देखते हुए कहती है, क्या आपने सुबह सुबह कैसे परेशान किया है? किंग, मैंने सुबह सुबह एकदम से किसी को भी परेशान नहीं किया है। ये जो भी किया है मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि अब जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तो फिर बिना ब्रेकफास्ट के तो यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। बस इसलिए मैंने इन सब का इंतजार पहले ही कर दिया था, इसीलिए कोई भी परेशान नहीं हुआ है। और तुम भी परेशान होना बंद करो और चलो नाश्ता करो, गरम गरम है, नहीं तो बाद में ठंडा हो जाएगा। किंग की बात सुनकर सौम्या एक बार फिर से मुस्कुरा देती है। उसके बाद दोनों अपने अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और एक दूसरे को भी खिलाते हैं। डिफेंस करने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद किंग सौम्या को मल्होत्रा मेंशन छोड़ता है और उसके बाद वह सीधा अपने ऑफिस को निकल जाता है, क्योंकि फ्रेश होने के लिए उसे घर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका सारा सामान ऑफिस में भी अवेलेबल था। इसीलिए वो सीधा ही अपने ऑफिस निकल जाता है। वही सौम्या भी जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचती है तो अभी भी सब लोग अपने रूम में ही थे, कोई भी बाहर नहीं था। इसलिए वो किसी से भी नहीं मिलती और सीधे अपने रूम की ओर चल देती है। पार्थ का घर। टीना सर्वेंट क्वार्टर में अभी भी सोई हुई थी। तभी कोई उसके पास आकर सीधे उसके मुंह पर एक गिलास पानी फेंक देता है, जिससे 3 हड़बड़ाते हुए उठाती हैं और सामने देखती हैं जहां पर वही कल वाली नई लेडी गार्ड खड़ी हुई थी। उसे देखते ही टीना थोड़ा डरते हुए उससे पूछती है, क्या क्या हुआ? लेडी गार्ड, क्या हुआ? टाइम देखा है, जल्दी से और मेंशन के अंदर जाओ और जल्दी से नाश्ता बना और सर के आने से पहले वहां से वापस आ जा। इतना कहकर वो टीना को खींचते हुए पार्थ के घर के अंदर ले जाती हैं और सीधे किचन में ले जाकर उसे पटक देती हैं और कहती हैं, जल्दी जल्दी हाथ चला और नाश्ता बनाने की तैयारी कर, और गलती से भी करके सामने जाने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा क्या हश्र होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। इतना कहकर वह लेडी गार्ड किचन के गेट पर ही खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि अगर पार्थ वहां पर आए थे तो वो टीना को देख ना पाए। उसके इस हरकत पर टीना को तो उसे पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी करने की हालत में नहीं थी और उसकी बॉडी पर अभी भी काफी दर्द हो रहा था और कल रात गर्म खाना गिरने की वजह से उसे अभी जलन हो रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जैसे तैसे करके वह खड़े उठती हैं और नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। लगभग आधे घंटे में ही और सारा नाश्ता तैयार कर देती हैं, जिसे देख लेडी गार्ड वापस से उसे खींचते हुए सर्विंग क्वार्टर में ले जाकर फेंक देती हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर देती हैं ताकि टीना वहां से बाहर ना जा पाए। वह लेडी गार्ड ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि उसे पार्थ का डर था, क्योंकि कल उसे लेडी गार्ड की एक छोटी सी गलती की वजह से पथ है उसे काफी बड़ी सजा दी थी, इसीलिए अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। वही सर्वेंट क्वार्टर में नीचे फर्श पर गिरी पड़ी टीना अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आखिर क्यों वो पार्थ के प्यार में पड़ी और उसके पीछे पीछे लगी रही। आज के डेट में उसे मार्च पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सौम्या से नफरत तो करती ही थी और उसे जान से मारना चाहती थी, साथ ही वो पार्थ की भी जान ले लेना चाहते थे।
अब बस वह इतना चाहती थी कि कैसे भी करके वह पथ की कैद से बाहर निकले और इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए, क्योंकि अगर वह यहाँ रही तो पार्थ उसके बारे में पता कर ही लेगा और दोबारा से अपनी कैद में रख लेगा, क्योंकि पार्थ और उसकी फैमिली का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसके आगे टीना तो कहीं तक टिक नहीं पाती। मल्होत्रा मैंशन, हीर का रूम। हीर के हाथ काफी जल्दी रिकवर हो रहे थे। अब तक उसके हाथों के घाव भर चुके थे और उनमें जलन भी नहीं हो रही थी, लेकिन निशान अब भी काफी गहरे थे, जिनको जाने में लगभग 1 महीने का वक्त तो लगने वाला था, जैसा कि सौम्या ने पहले भी कहा था। आज उसे अपने हाथों में काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पहले से तो आज सब्र लेने का सोचती है और टॉवल लेकर बाथरूम में चली जाती है। शॉवर लेने के बाद वो एक टॉवल को खुद की बॉडी पर लपेटी है और दूसरे टॉवल से वो अपने बालों को बांध लेती है। उसके बाद वो अब बाथरूम से बाहर निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने सर के टॉवल को निकलती हैं और एक साइड छुपाकर अपने बालों को पोंछने लगते हैं। अभी वह अपने बालों को पोंछ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मिरर में देख रहे माहिर के अक्ष पर पड़ती है, जो कि उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। जैसे ही वह पीछे पलटी है तो देखी है मन है अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर और मुंह खोले उसे ही देख रहा है, और उसे देखते ही के मुंह से एक चीख निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से चैक निकाल पाती, माहिर जल्दी से उसके पास आता है और उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर लेता है और हीर से कहता है, शश चलाओ मत, क्या कर रही हो, सब लोग यही आ जाएंगे। माहिर को अपने इतने करीब देखा हीर की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अपनी हालत को देखकर उसे काफी शर्म भी आ रही होती है, और वह अपने हाथों को माहिर के सीने पर रख उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कर नहीं पाती। माहिर वैसे ही खड़े हुए उसे हीर के चेहरे को देखा है और कहता है, अब क्या हुआ, आप क्यों चुप हो, अब क्यों नहीं बोलते, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। महर के बात सुन फिर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसके हाथ की तरफ देखती है। जिसे देखना है तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, ओह हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा था, तुम कैसे बोलते, तो अब बोलो। उसके बाद सन ही उसके पैर पर अपने पैर से मारती है और जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। अचानक हुए अटैक से माहिर दर्द के मारे अपना पैर पकड़ लेता है और उसे और देखता है जहां से हीर भागी थी। तभी उसे ध्यान आता है कि ही इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। तब जाकर फाइनली उसे समझ में आता है कि आखिर हर्ष ने उसके पैर पर क्यों मारा, जो ध्यान में आते ही माहिर भी काफी ऑकवर्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह हीर के सामने कैसे जाएगा। ये ध्यान में आते ही वो जल्दी से हीर के कमरे से चला जाता है। वही कोई और भी था जिसने ये सब नज़ारा बड़े मजे लेकर दरवाजे पर खड़े होकर देखा था। दरअसल जब हीर जैसे ही चिल्लाने वाली थी और माहिर ने उसके मुंह पर अपने हाथ से दबाया हुआ था, उसी वक्त सौम्या भी ही के कमरे में आने वाली थी, लेकिन जैसे उसने माहिर और हीर को देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उन दोनों की ऐसी सिचुएशन में एक फोटो ले ली और चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से बाहर निकल गई। वही हीर जो इस वक्त बाथरूम के अंदर बंद थी, वह खुद को ही डांटे जा रही थी और खुद से ही कह रहे थे, क्या जरूरत थी ऐसे बिना बाहर देख टॉवल में बाहर जाने की। अब माहिर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन एक मिनट वह क्यों मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोचेंगे। आखिर मैं अपने कमरे में थी, वह थी जो मेरे कमरे में बिना नॉक किए आए थे, लेकिन जो भी हो पर मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी। ओह गॉड, ये सब कितना एम्बरासिंग है। फिर वो धीरे से तरफ से खुलता है और सिर्फ अपना सर कहाँ निकलती है देखती है कि कमरे में कोई नहीं है। तो वो जल्दी से निकालकर दरवाजे तक जाती है और उसे लॉक कर लेती है और जाकर उसे थोड़ी चैन की सांस मिली थी। वो जल्दी से कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालती है, उसके बाद अपने हाथों में दवाइयां लगाती है और जल्दीबाजी में अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जल्दीबाजी में जैसे ही बस चिड़िया के पास आती है तभी उसकी टक्कर माहिर से हो जाती है और वह भी काफी जल्दीबाजी में आया था और तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी में था। जैसे कि दोनों एक दूसरे को टकराते हैं, माहिर एकदम से हीर को उसकी कमर से पकड़ लेता है। हालांकि वो गिरने वाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लटखड़ाना तो लग ही गई थी। जैसे ही बताना एक दूसरे को देखते हैं तुरंत ही एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं।
अभी तो वहां से बाहर जाते हो कि उनके कानों में एक गाना की आवाज आती है। आओ राजा, तो क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती। आओ राजा क्यों करके इशारे मुझे बुलाती। आओ राजा फिर घर पे बुला के मुकर क्यों जाती। आओ राजा तू छत पे खड़ के गाना गाती। गाना सुनते हुए उन दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक दूसरे की नजरें आपस में टकराते हैं तो मैं इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें करने के आगे के बोल सुनाई देते हैं। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कूल सा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ओ नींद धीरे धीरे राजा, ओ नींद धीरे धीरे राजा, ओ नींद धीरे धीरे राजा। राजा राजा धीरे धीरे राजा, राजा धीरे 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 धीरे। गाने के बोल सुनकर माहिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक नजर हीर को देखने के बाद वो उस तरफ देखता है जहां पर यही गाना बज रहा था। कहाँ? एक नजर हीर को देखने के बाद वो उस तरफ देखता है जहां पर यह गाना बज रहा था। माहिर जब अपना सर घूमकर जब इधर उधर देखता है तो उसे सामने ही सौम्या देखी है जो अपने फोन पर यह गाना चलाकर उनकी ओर ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर माहिर को समझने में देर नहीं लगती कि सौम्या ने शायद उन दोनों को सुबह वैसे सिचुएशन में देख लिया था। और यह समझते ही माहिर वहां से सीधे सीढ़ियों से नीचे भाग जाता है। लेकिन हीर को अभी भी समझ में नहीं आया था, वह तो बहुत सौम्या को अपनी कंफ्यूजिंग आंखों से ही देखे जा रही थी। सौम्या जब चलते हुए उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है तो हीर बड़ी मासूमियत से सौम्या से पूछती है, सौम्या ये तुम ऐसे कहना गाने क्यों सुन रही हो, वह भी घर पर सुबह सुबह। उसका सवाल सुनकर सौम्या मुस्कुराते हुए ही को देखते हैं और फिर बड़े शरारती अंदाज से कहती है, मैंने तो सिर्फ गाना ही चलाया है, लेकिन जो बोल गाने में बोले जा रहे हैं वह तो सुबह सुबह मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं। कैसे एक भीगी भागी सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई एक मासूम सी लड़की के कमरे में कोई बिना कुंडी खटकाए अंदर आ जाता है और जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है, बिल्कुल ऐसे। फिर वो हीर को बिल्कुल वैसे ही पकड़कर उसका मुंह बंद कर देती है जैसे सुबह माहिर ने किया था। जिसे समझते ही के तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो सौम्या को थोड़ा सा धक्का देती है, जैसे सौम्या 2-3 कदम पीछे हो जाती है और हीर भागते हुए सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। और उसे ऐसे देख सौम्या वहीं पर खड़ी हंसने लगती है। फिर वह भी अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाले इसी गाने की धुन को अपनी सिटी में बजते हुए वह नीचे आकर डाइनिंग एरिया की ओर चली जाती है जहां पर इस वक्त सब लोग आ ही गए थे। सौम्या जब वहां का माहौल देखते हैं तो वहां पर सब इस वक्त बड़े शांत बैठे थे। फिर वह सबके चेहरे को गौर से देखती है तो उसे समझ में आता है कि सीता जी और राजीव जी यानी कि उसके मोम दाद के बीच में जरूर कुछ लड़ाई हुई है। और देवांश तो अपने फोन में ही लगा है, मिहिर भी अपने ही फोन में लगा हुआ है, लेकिन माहिर और हीर दोनों ही एक दूसरे से नशे चुराते हुए इधर उधर देख रहे हैं और बीच बीच में एक दूसरे को भी देख रहे हैं। और जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकरा रही हैं, दोनों फिर से इधर उधर देखने लग जा रहे हैं। उन दोनों की सिचुएशन को देखकर सौम्या को बड़ी हंसी आती है और उसके बाद वह भी चुपचाप जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। उसके वहां पर बैठते ही राजीव जी सौम्या से कहते हैं, अरे प्रिंसेस आप आ गई। जैसे ही राजीव जी यह कहते हैं सीता जी तुरंत उनको टोकते हुए कहती हैं, प्रिंसेस क्यों, महारानी ही बना दो ना। वैसे भी आपके प्रिंस कुछ दिनों में क्वीन की वाइफ जो बनने वाली है उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ही महारानी बन जाएगी। राजीव जी सीता जी की बात सुनकर थोड़े चट जाते हैं, लेकिन वही सौम्या सीता जी को देखकर कहती है, मॉम प्लीज महारानी मत बोलिए, महारानी थोड़ा ओल्ड फैशन है। हाँ आप चाहे तो अपनी बेटी को क्वीन बोल सकती हैं, मैं मना नहीं करूंगी। सौम्या के पास सुनते ही राजीव जी की हंसी छूट जाती है, तो वही सीता जी सौम्या को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। सौम्या उनको इग्नोर करते हुए राजीव जी से कहती है, क्या बात है डैड, आज आपकी वाइफ ने मुंह क्यों फुला रखा है सुबह सुबह। राजीव जी, प्रिंसेस को नाराज है तुमसे। सौम्या अपनी आंखें बड़ी कर राजीव जी को देखते हैं और फिर उनके पास जाकर धीरे से पूछता है, क्यों, अब मैं क्या किया। राजीव जी,
अरे कल आप डेट पर गए थे ना, तो आप घर क्यों नहीं आए? बस इसीलिए आपकी मोम थोड़ी नाराज है, वो थोड़े पुराने ख्याल की है ना, इसलिए। सौम्या, सही कहा, बूढ़े लोगों की सोच पुरानी ही होती है, अब क्या ही किया जा सकता है। सीता जी जो वहां पर बैठी उन दोनों की ही बातें सुन रही थी, वह सौम्या की बात सुनते ही उसे डांटते हुए कहती हैं, बूढ़ा किसे कह रही हो तुम? एक तो डेट पर गई थी, उसके बाद घर आने की वजह तुम वहीं रुक गई। मैं कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाऊं, लेकिन इसकी परमिशन मैं कभी नहीं दूंगी, और तुमने तो मुझे परमिशन मांगी ही नहीं। मेरी इस घर में कोई वैल्यू है भी या नहीं? सौम्या अपनी जगह से खड़ी होती है और भागकर सीता जी के पीछे जाती है और उन्हें पीछे से ही गले लगा लेती है और उनके गाल पर किस करते हुए कहती है, मॉम आप ये ऐसा क्यों कह रही हो? किसने कहा आपकी कोई वैल्यू नहीं है? बल्कि आपके बिना तो ये घर ही नहीं है, इसलिए आप प्लीज ऐसा मत बोलो। और जहां तक बात नहीं परमिशन की, तो आदि ने आपको फोन तो किया था ना? सीता जी, हाँ तो वो तो आदि ने किया था, तूने क्यों नहीं किया? अब मैं आदि बेटा के मुंह पर थोड़ी ना बोलोगे कि इस रात को घर आओ, आखिर वह इस घर के दामाद हैं। सीता जी की बात सुनते ही सौम्या घूर कर राजीव जी की ओर देखने लगते हैं। उसके बाद वह वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती हैं और सीता जी और राजीव जी दोनों को घूरते हुए कहती हैं, आदि का कहना अलग और मेरा कहना अलग क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दामाद हैं? ये तो सरासर पार्शियलिटी है मेरे साथ, और मैं अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह अपना हाथ हवा में उठकर खड़े हो जाती है, जैसे प्रोटेस्ट कर रही हो और उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा हो। बेचारी सौम्या। वही उसकी ऐसी हरकत देखकर राजीव जी को हंसी आ जाती है, तो सीता जी उन दोनों बाप बेटी की नौटंकी देखकर फिर से गुस्सा होने की कोशिश करती है, क्योंकि हंसी तो उन्हें भी आ रही थी लेकिन वह हंस नहीं सकती थी। हो गया आप दोनों बाप बेटी का, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जैसे ही सीता जी अपने चेयर से उठती हैं, तो सौम्या उनको रोकते हुए कहती है, अरे डार्लिंग कहाँ चली, नाश्ता तो कर लो। सीता जी वैसे ही खड़े होते हैं और जैसे ही पीछे पलटती है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो किचन में चली जाती हैं और गैस के पास खड़े होकर, जहां से उनका कोई नहीं देख पा रहा था, वहां पर खड़े होकर थोड़ी देर हंसती हैं। उसके बाद थोड़ी देर अपने गालों को दबाती हैं और खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए वापस से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करने लगती हैं। लेकिन उनके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुस्सा अब छूमंतर हो चुका है। वही सौम्या और राजीव जी उनकी इस हरकत को बखूबी समझ रहे थे और एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे स्माइल कर रहे थे। उसके बाद सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सौम्या अपना फोन निकलती है और उसमें कुछ टाइप करती है और अपने फोन को दोबारा से अपने जीन्स के पॉकेट में रख लेते हैं। थोड़ी ही देर में माहिर के फोन का नोटिफिकेशन की आवाज आती है। अपना फोन देखा है जिसमें सौम्या का मैसेज आया हुआ था। फिर वो एक नजर सामने देखा है जहां सौम्या बैठी हुई थी और अपने तिरछी निगाहों से उसी को देखते हुए स्माइल कर रहे थे। फिर वो अपने फोन में उसे मैसेज को ओपन करता है जिसका लिखा था, जल्दी से मेरी होने वाली भाभी को प्रपोज कर दो, नहीं तो कॉलेज में लाइन लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी होने वाली भाभी आपकी वाइफ बनने के बदले किसी की लाइफ बन जाए। इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलो, इतना स्लो आजकल का जमाना नहीं है, नहीं तो चिड़िया हाथ से फुर हो जाएगी। उसे मैसेज को पढ़ते ही माहिर अपनी आईब्रो ऊपर उठकर एक नजर सौम्या को देखता है, उसके बाद हीर को, फिर को देखकर उसे याद आता है कि मैसेज में सॉन्ग मैंने कहा था कि हीर के लिए कॉलेज में लड़कों की लाइन लगी हुई है। ये सब सोचते हुए वह एकदम से घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या समय सही कह रही है? क्या मुझे जल्दी हीर को प्रपोज कर देना चाहिए? हाँ वह सही कह रही है, मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो अगर हीर को कोई और पसंद आ गया तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही सौम्या माहिर के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। माहिर को देखते हुए राजीव जी के कान में कहती हैं, डैड मैं क्या कहती हूँ, मेरी शादी के साथ साथ आप हमारे भाई की भी शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। राजीव जी, क्या कहा? माहिर की शादी? क्या उसने हीर को प्रपोज कर दिया? और क्या हीर ने भी उसे हाँ कर दी? सौम्या, फिलहाल तो नहीं, माहिर भाई ने हीर को प्रपोज किया है और नहीं उसने हाँ की है,
लेकिन जैसे आसार मुझे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह सब जल्दी होगा। राजीव जी, ऐसा क्या? तुम रहती हैं तो ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं सीता से इस बारे में बात करूंगा। ये सब बात करने के बाद सौम्या हर के साथ अपने कॉलेज को निकल जाती है। आज भी वो अपनी कार से ही कॉलेज आई थी। जैसे ही वो अपनी क्लास में इंटर होती है, उसके साथ साथ लुइस और लीजा भी क्लास में इंटर होते हैं। उनको देखकर समय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उनके आने के थोड़ी देर बाद ध्रुव, विहान और आकाश भी आते हैं और उनके पीछे पीछे आर्य भी आती है। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर में बेल बज जाती है तो उनका फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते उनके 3 लेक्चरर भी खत्म हो जाते हैं और वह सब लोग कैंटीन में आ जाते हैं। वहां आते हैं, उन्हें एक टेबल पर शिवानी और हिमानी एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर आर्य सौम्या से कहती है, समय यार, आजकल उनकी वह बस टीना और इनका दूसरा साथी रॉकी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। सौम्या गौर से हिमानी और शिवानी की ओर देखती है। उसके बाद वो उनसे अपना ध्यान हटाकर आर्य को देखते हुए जवाब देती है, छोड़ना, हमें क्या करना है, हमारे लिए तो अच्छा ही है जितना वो हमसे दूर रहे, लेकिन लगता है तुझे उन लोगों की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। आर्या, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बस में ऐसे ही पूछ रही थी। वह क्या है ना, उन पांचों का ग्रुप हमेशा साथ ही रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह लोग अलग अलग ही दिखाई देते हैं। बल्कि यूं कहें कि पांचों भी दिखाई नहीं देते, उनमें से सिर्फ 3 लोग ही दिखाई देते हैं। ये दोनों चमचियां और वह जिसका हाथ तूने तोड़ा था, क्या नाम था उसका? हाँ, समर। सौम्या अपना फोन अपने हाथ में लेकर उसमें कुछ मैसेज करती है। उसके बाद वह वापस आर्य को देखते हुए कहते हैं, तुझे अगर इतनी ही चुल मच रही है तो जाकर पूछ ले, और अगर जवाब मिल जाए तो हमें भी बता देना। ऐसे ही देखते देखते उनके 3 लेक्चरर भी खत्म हो जाते हैं और वह सब लोग कैंटीन में आ जाते हैं। वहां आते हैं, उन्हें एक टेबल पर शिवानी और हिमानी एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर आर्य सौम्या से कहती है, समय यार, आजकल उनकी वो बस टीना और इनका दूसरा साथी रॉकी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। सौम्या गौर से हिमानी और शिवानी की ओर देखती है। उसके बाद वो उनसे अपना ध्यान हटाकर आर्य को देखते हुए जवाब देती है, छोड़ना, हमें क्या करना है, हमारे लिए तो अच्छा ही है जितना वो हमसे दूर रहे, लेकिन लगता है तुझे उन लोगों की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। आर्या, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बस में ऐसे ही पूछ रही थी। वह क्या है ना, उन पांचों का ग्रुप हमेशा साथ ही रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वह लोग अलग अलग ही दिखाई देते हैं। बल्कि यूं कहें कि पांचों भी दिखाई नहीं देते, उनमें से सिर्फ 3 लोग ही दिखाई देते हैं। ये दोनों चमचियां और वह जिसका हाथ तूने तोड़ा था, क्या नाम था उसका? हाँ, समर। सौम्या अपना फोन अपने हाथ में लेकर उसमें कुछ मैसेज करती है। उसके बाद वह वापस आर्य को देखते हुए कहते हैं, तुझे अगर इतनी ही चुल मच रही है तो जाकर पूछ ले, और अगर जवाब मिल जाए तो हमें भी बता देना। अब आगे। कॉलेज खत्म होने के बाद सौम्या, विहान, आकाश और ध्रुव के साथ अपनी कंपनी चली जाती है। चारों के चारों अपना अपना काम जल्दी जल्दी लिखना रहे थे। उसके बाद चारों ही सौम्या के केबिन में बैठ जाते हैं। सौम्या उससे पूछताछ की, तुम लोगों ने कुछ पता चला? ध्रुव, नहीं साला बहुत जिद्दी है, इतना टॉर्चर करने के बाद भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सौम्या, तो उसे लालच देने की कोशिश करो, सब पैसों की नहीं, उसकी भी जो चीज की उसे जरूरत है। सौम्या की बात सुनकर तीनों तो पहले एकदम से सौम्या की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि यह सौम्या का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं था कि किसी को लालच देकर उसे बात उगलवाई जाए। उनकी नजर खुद पर पाते हुए सौम्या उन तीनों से कहती है, देखो हमारे पास टाइम कम है और इसके अलावा हमारे पास और कोई स्टेप भी नहीं है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो करना पड़े करो, लेकिन हमें हर हालत में उसे गैंग के लीडर के बारे में पता करना ही होगा। इसके बाद वो लोग बैठकर काफी कुछ बातें आपस में डिस्कस करते हैं और देर रात वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वही कॉलेज से निकलने के बाद ही जैसे हीर घर पहुंची, तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसे देखते ही हीर जल्दी से अपने रूम में गई और उसने जल्दी से सौम्या को एक मैसेज भेजा और तुरंत ही मैंने उसे रिप्लाई भी कर दिया, जिसे पढ़कर ही ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक ड्रेस निकालकर जल्दी से वह तैयार हो गई। उसने बालों को खुला छोड़ और हल्का मेकअप किया
उसके बाद वह घर से बाहर निकली और सामने ही एक गाड़ी थी जिसमें बैठकर वह निकल गई। रास्ते में जाते वक्त वह बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इतने दिनों बाद आज वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही थी। दरअसल उसे जो मैसेज आया था उसमें लिखा था कि उसके सारे दोस्त लोग पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और आज रात को ही एक जगह मिलकर पार्टी करेंगे जिसमें उसे भी आना है। उसके बाद ही इस बात को कंफर्म करने के लिए सौम्या को मैसेज भेजती है, तो सौम्या भी हमें उसका जवाब देती है और कहती है कि वह सीधा कंपनी से ही वहां पहुंचेगी। तो वह घर से तैयार होकर निकले और घर के बाहर ही उसके लिए गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठ जाए। ड्राइवर उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। लगभग आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एक जगह पर रुकी और ड्राइवर ने हीर से कहा, मैडम हम पहुंच गए। उसके पास सुनते ही गाड़ी से उतरती है तो यह एक बीच साइड थी। फिर वो आसपास देखती है तो उसे दूर दूर तक कहीं भी उसके फ्रेंड्स दिखाई नहीं देते। तो वह सोचती है कि क्या पता वह जल्दी आ गई हो, इसीलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि बीच पर काफी अच्छा डेकोरेट किया गया था, जिसे देख हीर कहती है, इन लोगों ने तो काफी अच्छी पार्टी की तैयारी की है, लेकिन ये सब लोग हैं कहाँ? क्या मैं जोरों से ज्यादा जल्दी आ गई हूँ? अभी उसने इतना कहा ही था कि उसे एक आवाज आती है, नहीं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो तुम। उसे आवाज को सुनते ही हीर जल्दी से पलट कर देखती है तो उसे अपने सामने माहिर दिखाई देता है और उसे देखते ही को सुबह वाली सारी बातें याद आ जाती हैं और वो फिर से थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। लेकिन फिर वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए माहिर की ओर देखते हैं और उससे पूछती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी सब लोगों ने पार्टी में इनवाइट किया है? हीर की पैड सुन माहिर अपने मन ही मन सोचता है, क्या कहा पार्टी? क्या यहाँ पार्टी होने वाली है? क्या और लोग भी आएंगे? लेकिन क्यों? एक मिनट, बाकी लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं जबकि किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं है सिवाय सौम्या के। हाँ अब समझ में आया, पक्का उसे शैतान ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से हीर समझ रही है कि यहाँ पर कोई पार्टी होने वाली है। मैंने उसको इससे यहाँ भेजने का बोला तो उसने कोई भी बहाना बना दिया। इस लड़की को अकल भी है या नहीं? उसके बाद काही को देखा है जो अपने टिमटिमाते हुई आंखों से उसकी ओर ही देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली है, सिर्फ तुम और मैं है यहाँ पर। और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली है, सिर्फ तुम और मैं है यहाँ पर। उसका जवाब सुनकर हीर एकदम से चौंक जाती है और माहिर से कहती है, क्या कहा पार्टी नहीं होने वाली है? तो इसका मतलब सो मैंने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? और अगर यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली है तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माहिर, सामने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे मैं तुम्हें यहाँ भेजने के लिए कहा था, और जब मैं तुम्हें यहाँ बुलाया है तो मेरा तो यहाँ होना लाजमी है ना? हीर, लेकिन आपने हमें क्यों बुलाया है, वो भी झूठ बोलकर? माहिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं तुमसे ये बोलना कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ आती? हीर जैसे ही माहिर की पूरी बात सुनती है तो उसे तो जैसे शौक ही लग जाता है। वो हकलाते हुए माहिर से कहती है, क्या पापा प्रपोज? फिर वो माहिर की तरफ उंगली करके कहती है, वो भी मुझे इतना कहकर वो उंगली अपनी तरफ कर लेती है। अभी वो अपनी बात बोल ही रही होती है कि माहिर उसके आगे अपने घुटने पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, हीर, जब से मैं तुम्हें देखा है तुम्हें जाना है, तुम्हारे अलावा मेरी नजर किसी पर ठहरती ही नहीं है। शुरू में मुझे लगा कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मेरे एहसास भी वक्त के साथ पक्के होते गए, और आज मैं तुमसे यह बात पूरे विश्वास के साथ अपने दिल से कह सकता हूँ। फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रही तो आज नहीं तो कल तो मैं मुझसे प्यार हो ही जाएगा, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन तब जब तुम्हारी इच्छा हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा वादा है मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में तुम मुझे अपने साथ पाओगे। तो बोल हीर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
माहिर के बात को सुनकर हीर को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे, क्योंकि यह सच था कि वह माहिर से अभी प्यार नहीं करते, लेकिन ये भी सच था कि वह माहिर को पसंद जरूर करती हैं। लेकिन शादी, वो इतनी जल्दी माहिर से शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? लेकिन अगर उसने हाँ कर दी तो उसको भी एक परिवार मिल जाएगा, वह भी इतना ज्यादा प्यार करने वाला। हाँ, वह उसका अपना परिवार होगा। वैसे भी माहिर ने कहा है कि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है, वो उसके हर इच्छा का मान रखेगा, तो क्या मुझे हाँ कर देना चाहिए? हर के दिमाग में अभी इस वक्त यह सारे ख्याल चल रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ करे या ना करे। महर जब देखा है कि हीर अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, तो वो अपनी जगह से खड़ा होता है और हर के दोनों हाथों को अपने हाथों में भर कर कहता है, अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचो और मुझे बाद में जवाब दे देना, फिलहाल हम डिनर कर लेते हैं। माहिर के बात सुन हीर होश में आती है और हाँ मैं अपना सर हिलाकर जहाँ माहिर उसे ले जाता है उसे और चल देती है। दोनों बीच के किनारे लगी एक टेबल पर दोनों साइड बैठ जाते हैं और माहिर बहुत प्यार से उसे सर्वे कर रहा होता है और हीर बड़े गौर से माहिर के चेहरे की ओर ही देख रही होती है। माहिर जब नोटिस करता है कि हीर उसे ही लगातार देखे जा रही है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह हीर से कहता है, मेरे चेहरे को देखकर तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला है? हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, फिर तुम मुझे देखते रहना। माहिर की बात सुन हीर झेप जाती है और चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। शाम की वजह से उसके गाल और कान भी हल्के हल्के लाल हो जाते हैं, जिसे देख माहिर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद माहिर ही को लेकर वापस गाड़ी की ओर लेकर आता है और उसे एक साइड बैठकर ड्राइविंग सीट पर वह खुद बैठ जाता है और दोनों मल्होत्रा मैंशन की ओर निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। हीर चुपचाप कर में बैठकर बाहर की ओर ही देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। महेश ने भी अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा रखा था और बीच बीच में वह हीर की ओर भी देख रहा था। घर पहुंचकर माहिर अपनी कार को पार्किंग में ले जाता है और गाड़ी पार्क करता है। उसके बाद दूसरी साइड आता है जहां पर ही बैठी थी और दरवाजा खोलता है तो देखा है कि हीर अब भी गाड़ी से बाहर नहीं निकली है। तो वह झुककर हीर के चेहरे को देखा है जो अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। उसे इस तरह देख माहिर को लगता है कि शायद हीर को माहिर का उसे प्रपोज करना शायद अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है, देखो तुम इतना मत सोचो, अगर तुम मना करना चाहती हो तो कर सकते हो। मैं के बात सुनकर ही माहिर से पूछती है, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या आपका बुरा नहीं लगेगा? माहिर, बुरा? तुम्हें पता है आज पहली बार मैंने किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया है, एवं मैं आज तक किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनने तक के लिए प्रपोज नहीं किया। इसीलिए अगर तुमने मुझे मना किया तो मुझे बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन तुमसे हाँ बुलवाने के लिए मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्यार दिल से होता है, जबरदस्ती से नहीं। इसीलिए आज नहीं तो कल मैं ठीक हो ही जाऊंगा। इतना कहकर वही का हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलता है और घर की ओर जाते लगता है तो वह देखता है कि ही अपनी जगह से नहीं हिल रही है। तो वह पीछे मुड़कर देखा है जहां हज उसका हाथ पकाने खड़ी होती है और उसे भी रोक रही होती है। माहिर, क्या हुआ? चलो अंदर चलते हैं, काफी रात भी हो गई है। हीर, मेरी हाँ है, आपसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। हीर की हाँ सुनते ही माहिर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से उसके पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे पूछता है, क्या तुमने अभी अभी मुझसे शादी के लिए हाँ कहा है? क्या सच में तुम तैयार हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हीर माहिर को सदा उम्मीद नहीं देना चाहती थी, तो वह अपनी बात क्लियर करते हुए कहती है, देखिए मैं अभी आपको सिर्फ पसंद करती हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। लेकिन ये भी सच है कि मेरी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूँ। और साथ ही यह भी सच है कि मुझे आपका परिवार बहुत ज्यादा पसंद है। जितना अपनापन और प्यार मुझे आपकी फैमिली से मिला है उतना किसी और से नहीं मिला, और इसी वजह से मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और आप भी एक अच्छे इंसान हैं और आप मुझे पसंद भी हैं, और आपसे शादी करके मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली भी मिल जाएगी। बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा है।
ये जाने के बाद भी अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माहिर उसके बात सुनकर उसे थोड़ा तो बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे प्यार करने की वजह से नहीं बल्कि उसके परिवार की वजह से शादी के लिए हाँ कर रही है। लेकिन वो खुश भी था, क्योंकि यह सच था कि उसके लाइफ में कभी कोई लड़का नहीं रहा है, और अगर वो उसके साथ रही तो आज नहीं तो कल वो उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर ही देगा। और जो भी हो जैसे भी हो वो अपने प्यार से शादी तो कर पा रहा है ना, और वह हमेशा उसके साथ ही रहेगी। यही सोचकर माहिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वही को अपने गले से लगा लेता है। उसे गले लगाने की वजह से ही चौंक जाती है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। लेकिन तभी उसे होश आता है कि अभी अभी उसने माहिर से शादी के लिए हाँ कहा है, जिसे सोचकर वो भी अपने हाथ माहिर के पीठ पर रख देती है। माहिर जब देखा है कि ही ने भी उसे गले से लगाया है तो वो उसे और भी कस के अपने गले से लगा लेता है। हीर जब देखी है कि माहिर उसे नहीं छोड़ रहा तो वह अपनी धीरे से आवाज में कहती है, माहिर जी, क्या अब हम अंदर चले? काफी देर हो चुकी है। माहिर जो हर को अपने गले से लगाए अपनी आंखें बंद कर चुका था। उसके कान में ही की आवाज जाते ही वह झटके से अपनी आंखें खोलता है और ही से थोड़ा सा दूर होकर उसके माथे पर किस करता है, जिससे हर की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। क्योंकि माहिर के उसके माथे पर किस करने की वजह से उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उसे एक सुकून महसूस हो रहा था और उसे यह अच्छा भी लग रहा था कि माहिर ने उसके माथे पर किस किया। नहीं तो आज करके लड़के तो सीधा होठों पर ही किस करते हैं, जबकि माथे पर किस करने का मतलब होता है कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करता है, आपके शरीर के साथ नहीं बल्कि आपकी रूह के साथ जुड़ना चाहता है, और ये फीलिंग किसी भी लड़की के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद मन है उससे अलग हुआ और हीर का हाथ पकड़कर वो घर के अंदर चला गया। जब वो दोनों अंदर आए तो घर के सभी लोग अपना डिनर करके ऑलरेडी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। माहिर ही को उसके कमरे तक छोड़ने गया और उसने उससे प्यार से गुड नाइट कहा, तो हीर ने भी उसके जवाब में गुड नाइट कहा। उसके बाद माहिर अपने कमरे की ओर चला गया। हीर उसकी तरफ देखती ही रह गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया और कपड़े चेंज कर सोने के लिए बेड में लेट गई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी के साथ और भी कुछ लोग थे जिनकी नींद गायब थी। माहिर अपने कमरे में अपने बेड में लेते हुए बस आज शाम जो हुआ उन्हीं सब को सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। और जब हीर ने कहा था कि मैं तैयार हूँ, तो ये याद कर उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। तो वही हीर भी आज शाम के बारे में ही सोच रही थी और वो इस बात से खुश थी कि अब उसके पास भी एक प्यार करने वाला परिवार होगा। लेकिन क्या ये वजह माहिर से शादी के लिए हाँ करना ठीक होगा? क्या ये माहिर के साथ गलत नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत तब होता जब उसने माहिर से झूठ बोला होता। उसने तो माहिर को सब सच ही बताया और सच सुनने के बाद भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इधर सौम्या के कमरे में सौम्या आज शाम को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ही सोच रही थी। फ्लैशबैक शाम को ऑफिस के बाद सौम्या विहान, ध्रुव और आकाश के साथ जंगल वाले फार्म हाउस गई हुई थी, जहां पर उन लोगों ने रॉकी और उसके साथियों को पकड़ा हुआ था। वहां जाकर वो बेसमेंट में जाकर ठीक रॉकी के सामने जाकर कांच के दूसरी ओर बैठ गई। रॉकी जो पहले से ही वहां पर काफी खराब स्थिति में था, अपने सामने सौम्या को देखकर वह हैरान रह गया। फिर जब उसने देखा वहां पर खड़े सारे आदमी सौम्या की बात मान रहे हैं, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि सौम्या ने ही उन लोगों को यहाँ पकड़वाया है। और यह समझते ही उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में सौम्या को बहुत अनाप शनाप कहने लगा, जिसकी वजह से सौम्या ने वहां पर खड़े गार्ड को कुछ इशारा किया और उसने रॉकी की बहुत ज्यादा डंडे के साथ कुटाई की और उसे अच्छे से धोया। उसके बाद सौम्या ने बिना इधर उधर की बात किए डायरेक्ट रॉकी से क्वेश्चन किया, तुम्हारा लीडर कौन है जो इस धंधे को संभालता है? सौम्या के क्वेश्चन से रॉकी हैरान रहे क्या, और उसने सौम्या को देखते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम इन सब के बारे में क्या जानती हो और कैसे जानती हो? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसे काट ने डंडा उठाकर उसके पेट पर दे मारा और उसे अपनी खतरनाक आवाज में कहा,
तुझे यहाँ हमने तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि जो कोई ने तुझे सवाल पूछा है उसके जवाब चुपचाप दे। रॉकी ने जैसे ही उसे आदमी के मुंह से क्वीन शब्द सुना, वो शौक होकर सौम्या की ओर देखने लगा। उसका सौम्या का ऑरा इस वक्त इतना खतरनाक था कि एक बार एक हो तो रॉकी भी कांप गया। उसने सुना था कि क्वीन अगर किसी को सजा देती है तो कितनी बुरी तरह सजा देती है, और अगर किसी को मरते भी है तो तड़प तड़प कर मरती है। ये याद करते हैं वह सौम्या के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, ये सारे काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करता हूँ, बल्कि कि हम लोगों से कराया जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे जो भी पूछोगी मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। सौम्या उर्फ क्वीन, ठीक है छोड़ देंगे तुम्हें। उसके बाद सुनकर रॉकी खुश हो जाता है। तभी उसे सौम्या की फिर से आवाज सुनाई देती है, अपने लीडर का नाम बताओ। उसका सवाल सुनकर रॉकी फिर से थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे सच में उनके लीडर का नाम नहीं पता था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वह सौम्या से कहता है, देखो लीडर कौन है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें लीडर तक पहुँचने में हेल्प मिलेगी। सौम्या उर्फ क्वीन, तो तुम किसका वेट कर रहे हो? बको जल्दी से। रॉकी, लेकिन पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे बताने के बाद तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगी। सौम्या, ठीक है, अब अपनी बात पूरी करो। रॉकी, नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लब मूनलाइट में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। खाने को तो ये बिजनेस पार्टी है, लेकिन असल में यहाँ उसे दिन लड़कियों को जो अलग अलग जगह से इकट्ठा की गई है उन्हें वहाँ पर लाया जाएगा और बेचा जाएगा, और लीडर भी वहाँ पर मौजूद होगा। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। रॉकी की बात सुनकर सौम्या से पूछता है, बस इतना ही जानते हो या और भी कुछ है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? रॉकी, नहीं, सच में मैं इतना ही जानता हूँ। अब तो मुझे जाने दो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगी। सौम्या और क्वीन अपने बॉडीगार्ड की ओर देखते हुए, सोना तुम लोगों ने इस आजादी चाहिए, जरा आजाद करो इसे। इतना कहकर वह अपनी जैकेट सही करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही वहाँ पर रॉकी की चीखें आनी शुरू हो जाती हैं, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर पूरी तरीके से शांति छा जाती है। फ्लैशबैक एंड समय इस वक्त अपने बेड पर लेटी यही सब बातें सोच रही थी और प्लानिंग कर रही थी कि वह कैसे उन सब लड़कियों को भी बचा पाए और उसे लीडर को भी पकड़ पाए, ताकि रैकेट ही खत्म हो जाए और बार बार इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। वही अपने अपने घर में अपने अपने बेडरूम में लेते हुए ध्रुव, आकाश और विहान भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे। लास्ट में ऑन साथ एंड डिसाइड किया कि कल ऑफिस जाकर ही वो लोग इस बारे में आपस में डिस्कस करेंगे और एक अच्छा सा प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करके उन लड़कियों की जान भी बचाएंगे और लीडर को भी पकेंगे। वही टीना का काम कर करके और उसे लेडी बॉडीगार्ड की टॉर्चर की वजह से उसका बुरा हाल हो रखा था और वह अपने सर्वेंट क्वार्टर के छोटे से बेड पर लेटी यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रही थी। तो वही पार्थ भी अपने कमरे में लेट अपने सामने वाली वॉल को एक तक देखे जा रहा था, जिस पर उसने सौम्या की पेंटिंग बनवाई हुई थी, और अपने मन में सोच रहा था कि कैसे वह सौम्या को वापस से अपनी जिंदगी में वापस ले आए और फिर से उसके दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सके और वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। तवा मल्होत्रा मैंशन में सीता जी और राजीव जी भी माहिर और हीर के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं आज क्या हुआ होगा। क्या माहिर ने अच्छी तरीके से सब किया होगा और क्या हीर ने माहिर को कोई जवाब दिया होगा, और अगर दिया भी होगा तो क्या दिया होगा। इन शॉर्ट वहां पर सभी की नींद उड़ी हुई थी, बस हमारे मस्त मौला देवांश को छोड़कर, जो सभी परेशानियों से दूर अपनी गहरी नींद के मजे ले रहे थे और आराम से घोड़े गधे तबेला सब बेचकर सो रहे थे। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।